Dear students, in today's lecture we are going to start single phase induction motor. So we have already discussed three phase induction motor and various topics of three phase induction motor, speed control. One of the important topic which we did not discuss, it was braking of three phase induction motor, which is generally and also this is not given in your syllabus. So this is given in 8th sem syllabus in electrical drives. Okay, so the next topic we start single phase induction motor. अब देखो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जैसा इसका नाम है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. इंडक्शन मोटर में जिस तरह से हम रोटर लेते हैं, इंडक्शन मोटर में जो जनरली हम रोटर यूज़ करते हैं, इट इज़ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर. So we use squirrel cage rotor. Okay, so suppose we have taken a cage rotor. इस तरह से हमने एक केज रोटर ले लिया एंड हियर वी एज्यूम अ सिंगल फेज वाइंडिंग. ओके, एंड नाउ द सिंगल फेज सप्लाई इज गिवन टू दिस वाइंडिंग. तो हम सिंगल फेज सप्लाई जब हम इस वाइंडिंग में दे रहे हैं, तो व्हाट हैपन्स एक्चुअली, सी when you give single phase supply, so there will be a pulsating magnetic field. एक pulsating magnetic field produce होगी and this is the axis of the magnetic field. अब pulsating magnetic field का मतलब क्या है? एक बार ये इस तरफ जाएगी, एक बार ये इस तरफ जाएगी. पॉजिटिव हाफ सपोज इस तरफ गई, फिर ये इस तरफ आई. So this is the pulsating magnetic field. And due to this pulsating magnetic field, what will happen in the rotor? So there will be again flux cutting in the rotor. Since rotor is short circuited, rotor हमारी short circuited है, so there will be a current flowing in the rotor. current जो है वो rotor में flow करना शुरू करेगा. Suppose in the upper half this is the current will be cross and in the lower half the current will be dot. कुछ भी हो सकता है, upper में dot हो सकता है, नीचे में cross हो सकता है. So now what will be the direction of magnetic field in the rotor? So the direction of magnetic field it will all, suppose this is here there is cross and यहाँ अगर dot है तो magnetic field की direction ये हो जाएगी. और जब ये field change होगी तो again यहाँ पे dot हो जाएगा, इधर cross हो जाएगा. Then the direction of magnetic field will be this. So जैसा कि आपको पता है कि जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी इट विल बी ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ दीज टू फील्ड. जो आपने स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और जो हमारी रोटर की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो प्रोड्यूस होगी. एंड दीज टू मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन द सेम डायरेक्शन. और जो ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, सो इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क and the motor is unable to start. So this is the basic concept. You can also say कि the rotor of induction motor, single phase induction motor, just behaves as short circuit secondary of the transformer. Transformer की short circuit जो कि secondary है उसके तरह ये behave करेगी. Okay, so this is the basic thing. तो अब रही बात कि हम इसको start कैसे करें. तो nowadays आपने देखा होगा कि जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इफ़ यू गिव अ स्पिन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर आप इसमें एक स्पिन देते हैं, स्पिन का मतलब क्या है, सपोज मैंने इसको कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दिया और सिंगल फेज सप्लाई आपने दे रखा है. नाउ यू सी कि द मोटर विल स्टार्ट टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर आप इसको एक स्टार्टिंग में स्पिन देते हैं, एक स्पिन आपने इसको दे दिया, तो ये द मोटर विल स्टार्ट टू रोटेट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके, सपोज इफ वी अप्लाई अ स्पिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमने एंटी क्लॉकवाइज में स्पिन अप्लाई कर दिया, देन द मोटर विल स्टार्ट टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दैट इज हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट टॉर्क को बढ़ा दिया तो क्या होगा, द मोटर विल स्टार्ट टू रोटेट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो दिस इज द बेसिक फंडा. तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क को प्रोड्यूस कराएंगे और द मोटर विल स्टार्ट टू रोटेट इन दैट डायरेक्शन. अब देखो इसको एनालाइज करने के लिए कई तरह की थियरी है, जैसे डबल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी, क्रॉस फील्ड थियरी. सो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज सिमिलर टू द प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर एज वी हैड डिस्कस्ड इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर. सो वी विल डिस्कस अबाउट डबल फील्ड रिवॉल्विंग थियरी, बट वी विल स्टार्ट इट लेटर. हम इसको बाद में देखेंगे.
सबसे पहले हम इसके बात करें कि कंस्ट्रक्शन क्या होती है। ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया, दिस इज द बेसिक आइडिया। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है। तो एक चीज़ तो आपने देख लिया कि अगर ये आपने सिंगल फेज सप्लाई और एक सिंगल वाइंडिंग इस मशीन में दिया है तो ये मोटर इज अनेबल टू स्टार्ट, मोटर हमारी स्टार्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। सो हमें इसके कंस्ट्रक्शन में कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। तो हम करते क्या है, अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में जो इसकी रोटर है, रोटर इज सिंपल स्क्वायरल केज रोटर। स्क्वायरल केज रोटर होती है बिकॉज दिस इज रॉबस्ट रोटर। तो 95% केस में जो है वो स्क्वायरल केज रोटर होती है। कहीं स्पेसिफिक यूज के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो देयर इज स्लिप रिंग रोटर, अदरवाइज जनरली स्क्वायरल केज रोटर इज यूज्ड। तो स्क्वायरल केज आपने देखा है कि स्क्वायरल केज रोटर कैसा होता है, और इसकी जो रोटर बार्स हैं दीज आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू द सेम रिंग, थ्रू द मटेरियल ऑफ द सेम रिंग। अगर सपोज इसमें हमने कॉपर की बार लगाई है तो कॉपर के रिंग से इसको हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट रोटर। नाउ अगर हम स्टेटर की बात करें तो स्टेटर में जो इसमें स्लॉट्स होते हैं, इन 2/3 स्लॉट्स 2/3 हिस्से में हम इसमें मेन वाइंडिंग रखते हैं, ठीक है। मेन वाइंडिंग के जो कंडक्टर्स हैं उनको हम 2/3 हिस्से में रखते हैं। एंड इन 1/3 पार्ट ऑफ स्लॉट्स, एंड इन 1/3 स्लॉट्स वी पुट ऑक्सिलरी वाइंडिंग। 2 वाइंडिंग इसमें होगी। इसके स्टेटर में देयर आर 2 वाइंडिंग्स, फर्स्ट इज मेन वाइंडिंग एंड सेकेंड इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग। एंड हाउ द मेन वाइंडिंग इज प्लेस्ड, मेन वाइंडिंग ऑक्यूपाइज 2/3 पार्ट ऑफ स्लॉट्स। अगर सपोज हमारे पास 24 स्लॉट्स हैं तो उसमें करीब करीब 16 स्लॉट्स विल बी यूज्ड एज मेन वाइंडिंग को हम उसमें रखेंगे। बाकी जो 8 स्लॉट्स बचते हैं उसमें हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग को रखेंगे, ओके। सो अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्यों ले रहे हैं इसकी बात हम अभी बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमने एक सिंपल देखा कि स्क्वायरल केज रोटर है और स्टेटर में जो हमारे स्लॉट्स हैं उसमें 2/3 स्लॉट्स में 2/3 हिस्से में हम मेन वाइंडिंग रखते हैं और 1/3 हिस्से में हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग रखते हैं, दैट्स वाई। और बेसिकली द पावर ऑफ इंडक्शन मोटर, द पावर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ड्यू टू द मेन वाइंडिंग। तो चूंकि हम पूरे स्टेटर पेरीफेरी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, सिंस वी आर अनेबल टू यूज द होल स्टेटर पेरीफेरी, सो द रेटिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज लो। इसी वजह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की रेटिंग लो होती है। अगर सपोज हमने पूरे जो स्टेटर पेरीफेरी है, अगर 24 स्लॉट हैं, 24 के 24 में हमने मेन वाइंडिंग रखा तो हो सकता था कि इसकी जो रेटिंग हो वो थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो सिंस वी आर यूजिंग 2/3 या 2/3 स्लॉट्स ऑफ द मेन वाइंडिंग, 2/3 स्लॉट्स ऑफ द स्टेटर, सो इसकी जो पावर रेटिंग है वो इसी मेन वाइंडिंग के वजह से होता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम बात करें कि ये ऑपरेट किस तरह से करेगा। तो आप एक बेसिक चीज समझ लें कि अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है तो ये कभी भी आपने अगर सिंगल फेज सप्लाई दी है, सिंगल वाइंडिंग इस्तेमाल किया है, तो कभी भी ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। एंड टू रोटेट द रोटर इट इज नीडेड दैट देयर शुड बी अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि वहां पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आए। अब आप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे लेके आते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो द बेसिक फंडा वो क्या है कि हम देखिए यहाँ पे हम 2 वाइंडिंग लेंगे। हम एक बेसिक बात करते हैं, जैसे सपोज 2 कॉइल्स हैं, 2 कॉइल, ठीक है। अगर ये दोनों कॉइल स्पेस में 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड हैं, इसको ध्यान से समझिए आप, दिस इज द बेसिक थिंग। और यू कैन से कि प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, हाउ वी विल प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने 3 फेज सप्लाई में तो देखा ही है कि किस तरह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सो इन सिंगल फेज सप्लाई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे बनाएंगे उसको हम देखते हैं अभी। तो अगर हमने ये 2 वाइंडिंग लिया, इफ दीज 2 वाइंडिंग्स आर डिस्प्लेस्ड इन स्पेस बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड इफ देयर इज ऑल्सो अ टाइम फेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 90 डिग्री, स्पेस में भी 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड हो, and if time phase में भी these 2 magnetic fields are 90 degree displaced, then it will produce a rotating magnetic field whose magnitude will be constant, जिसकी जो magnitude होगी वो constant होगी। and what should be the direction of rotating magnetic field,
इट विल रोटेट फ्रॉम लीडिंग फील्ड टू लैगिंग फील्ड। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। फिर से आप सुन लें मैंने क्या कहा। व्हेन देयर आर टू वाइंडिंग्स विच आर प्लेस्ड in space at an which are placed in space at 90 degree apart, जिसको हमने स्पेस में 90 डिग्री अपार्ट प्लेस किया है, and in time phase if there is also a phase displacement of 90 degree, so it will produce a rotating magnetic field having constant magnitude. Okay, and what should be the direction of magnetic field? The direction of magnetic field will be from leading field to lagging field. Suppose this is coil A and this is coil B, and suppose the flux phi A, this is equal to suppose phi m sin omega t, and phi B, this is phi m sin omega t plus 90 degree plus 90. So these are the two flux, and due to if these two flux are displaced in space as well as in time by an angle of 90 degree, it will produce a rotating magnetic field. ये rotating magnetic field बनाएगा, and its direction of rotation will be from leading field to lagging field. Suppose यहाँ पे हमने ये इसको डॉट इस तरह से कर लो, और जो rotating magnetic field बनेगी इसकी amplitude constant होगी, ठीक है, and it will rotate in suppose here anti-clockwise direction, ठीक है। तो इस तरह से ये रोटेट करेगी। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि क्या अगर ये स्पेस में 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड हैं दो कॉइल्स, और तो इनकी वजह से जो फ्लक्स बनेगी वो स्पेस में भी 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगी, बट अगर इन टाइम फेज द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑफ 90 डिग्री, अगर ये टाइम फेज में 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो क्या ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी? यस, इट विल प्रोड्यूस अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, बट इट्स मैग्नीट्यूड विल नॉट बी कांस्टेंट। इसकी मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन अगेन अराइजेस कि क्या अगर स्पेस में भी 90 डिग्री डिस्प्लेस नहीं है और टाइम फेज में भी 90 डिग्री डिस्प्लेस नहीं है, तो क्या ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी? यस, इट विल प्रोड्यूस अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, बट इट्स मैग्नीट्यूड विल बी नॉन यूनिफॉर्म। इसकी मैग्नीट्यूड नॉन यूनिफॉर्म होगी। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैग्नीट्यूड नॉन यूनिफॉर्म होगी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी, तो इट विल प्रोड्यूस अ नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क। अगर ये मतलब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इट विल प्रोड्यूस अ नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क, और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क है देन द ऑपरेशन ऑफ मशीन विल बी वेरी वेरी नॉइजी ऑपरेशन होगा, ठीक है। सो इफ देयर आर टू वाइंडिंग्स विच आर डिस्प्लेस्ड इन स्पेस एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, बट in time phase if there is phase displacement apart from 90, it will also produce, the resultant will be again a rotating magnetic field, but this field is of variable magnitude, ठीक है। इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो वेरिएबल होगी, and similarly the resultant of two fields displaced in time and space by some angle other than 90 degree is also a non-uniform rotating magnetic field। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लेकर के चलेंगे कि जो हमारी सिंगल फेज वाइंडिंग है, जो यहाँ पे हम दो वाइंडिंग ले रहे हैं, एक मेन वाइंडिंग और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग, तो मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों के बीच में स्पेस में डिस्प्लेसमेंट हम 90 डिग्री का रखते हैं। ध्यान से समझे आप इसको। दोनों जो हमारी वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, देयर इज अ फेज डिस्प्लेसमेंट इन स्पेस। स्पेस में जो इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री का होता है, ये मैन्युफैक्चरर बना करके देता है। एंड इन टाइम फेज में भी हम इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दें, अगर वो 90 डिग्री हो जाए तो दैट इज द बेस्ट, और अगर वो 90 डिग्री नहीं है, विच इज इन द ऑर्डर ऑफ 30 डिग्री, तो इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। वी विल टेक दिस कॉन्सेप्ट, एंड बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट द इंडक्शन मोटर, द स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी डिस्कस्ड। ओके, नाउ आई थिंक द मोस्ट ऑफ थिंग्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हमें अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनानी है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर, तो जो हमारी वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, दो वाइंडिंग हम लेंगे। पूरे स्लॉट्स में हम मेन वाइंडिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंगल वाइंडिंग नहीं लेंगे। 2/3 हिस्से पे हमने मेन वाइंडिंग लिया और 1/3 हिस्से पे हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग लिया, एंड दोनों मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो हमने 90, जो स्पेस में फेज डिस्प्लेसमेंट है वो हमने 90 डिग्री क्रिएट कर लिया,
और टाइम फेज में भी हम 90 डिग्री या इन द ऑर्डर ऑफ 30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट हम क्रिएट कराने की कोशिश करते हैं। तो देर विल बी अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई देन इट विल स्टार्ट एज 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, रोटर में फ्लक्स कटिंग हुई, रोटर शॉर्ट सर्किटेड होती थी, करंट फ्लो करेगी, रोटर की अपनी एमएमएफ होगी, एंड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ रोटर एमएमएफ एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एमएमएफ, तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होगी विच विल स्टार्ट टू रोटेट द रोटर। दिस इज द बेसिक फंडा जो आपको ऑलरेडी क्लियर है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे हम समझते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, सपोज नाउ यू सी हमने सिंगल फेज सप्लाई लिया, अब मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग में दिस इज द मेन वाइंडिंग एंड हियर वी यूज अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच। क्या होता है अभी बात करेंगे। दिस इज CS सेंट्रीफ्यूगल स्विच, एंड यहां पर भी हमने एक वाइंडिंग लिया, एंड दिस इज द स्क्वायरल केज रोटर। ये हमारी स्क्वायरल केज रोटर है विच इज शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है, और यहां हमने सिंगल फेज सप्लाई दिया। ओके, नाउ यू सी व्हाट हैपेंस, दिस इज मेन वाइंडिंग एंड दिस इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये हमारी जो है ये मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग, एंड दिस इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ठीक है। अब देखिए आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग, और दिस इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग, तो जो मेन वाइंडिंग की रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस है और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस है, इसमें हम फर्क रखते हैं। जो मेन वाइंडिंग है इसकी रेजिस्टेंस को हम कम रखते हैं और इसकी जो लीकेज रिएक्टेंस है इसको हम ज्यादा रखते हैं। बात समझ में आ गई। जो मेन वाइंडिंग है इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और जो इसकी लीकेज रिएक्टेंस है वो ज्यादा होती है, और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है और इसकी जो रिएक्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। दिस इज वेरी लेस। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम जो है इस मोटर को स्टार्ट करेंगे। देखें आप ध्यान से समझें, मेन वाइंडिंग इसकी रेजिस्टेंस लो होगी और इसकी जो रिएक्टेंस होगी, लीकेज रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और जो इसकी लीकेज रिएक्टेंस है वो कम होगी। नाउ व्हाट विल हैपन, सपोज वी सी द फेजर डायग्राम, दिस इज V, ये हमारी वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज V है, टर्मिनल वोल्टेज। अब अगर जो आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट है, देखो आप ध्यान से समझो, अगर इसकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है और रिएक्टेंस कम है, दैट इज यू कैन एज्यूम द ऑक्सिलरी वाइंडिंग सर्किट एज रेसिस्टिव सर्किट। तो अगर इसकी रिएक्टेंस कम है और रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है तो यू कैन एज्यूम द ऑक्सिलरी वाइंडिंग सर्किट एज रेजिस्टिव सर्किट। और रेजिस्टिव सर्किट है तो जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट होगी, अगर ये रेजिस्टिव सर्किट है तो जो आपकी ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट होगी ये क्या होगी, इट विल ट्राई टू बी इन द सेम फेज एज ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, इजंट इट। अगर ये रेजिस्टिव सर्किट है तो जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट है ये सप्लाई वोल्टेज के साथ सेम फेज में आने की कोशिश करेगी। और जो ये इंडक्टिव सर्किट है, आपने क्या किया है, इसकी जो इंडक्टेंस है उसको आपने ज्यादा रखा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को आपने ज्यादा रखा है, ठीक है। तो जो इसकी करंट है IM, ये क्या होगा, ये आपकी करीब करीब जो है इंडक्टिव सर्किट होगी, करीब करीब, ऑलमोस्ट यू कैन से दिस इज अप्रॉक्सीमेट जो है ये इंडक्टिव सर्किट होगी। तो इसकी करंट IM ये क्या होगा कि वोल्टेज से 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट पे आने की कोशिश करेगी। ओके, सो यू सी ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट ये करीब करीब जो है वोल्टेज के सेम फेज में होगी। सो हियर वी ड्रॉन IA। अब ये एग्जैक्टली क्यों नहीं होगी इसके साथ सेम फेज में, बिकॉज इंडक्टर भी है उसमें, इंडक्टेंस भी है, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू कम है। और जो हम बात करें मेन वाइंडिंग करंट, तो मेन वाइंडिंग करंट आनी तो चाहिए इससे 90 डिग्री, लेकिन कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, सो इट विल एग्जैक्टली नॉट 90 डिग्री, बट यहां कहीं जो है ये हमारी मेन वाइंडिंग करंट आ जाएगी। ओके, सो देयर आर टू करंट्स यू कैन सी। अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग की वजह से एक MMF होगी और मेन वाइंडिंग की वजह से भी एक MMF होगी, एंड दीज टू MMF, ये जो दोनों MMF है ये दोनों स्पेस में तो 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड है, एंड टाइम फेज में भी यू कैन सी हियर देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट,
दोनों के बीच में एक टाइम फेज का डिस्प्लेसमेंट है. यस, दिस इज नॉट इन द ऑर्डर ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री तो नहीं है, बट दिस इज इन द ऑर्डर ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के ऑर्डर में ही होता है. सो इट विल प्रोड्यूस अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको. आई रिपीट, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट है और जो मेन वाइंडिंग करंट है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट वोल्टेज के साथ सेम फेज में आने की कोशिश करेगा, और जो मेन वाइंडिंग करंट है ये वोल्टेज से 90 डिग्री करीब करीब डिस्प्लेस होने की कोशिश करेगा. एंड ड्यू टू एंड दीज टू एमएमएफ, इसकी एमएमएफ और इसकी एमएमएफ, ये स्पेस में तो 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड है ही, और टाइम फेज में भी दिस इज in the order of 30 degree. So it will produce a rotating magnetic field. और इसके rotating magnetic field produce होने के कारण क्या होगा? The motor will start. जो आपकी रोटर है उसमें फ्लक्स कटिंग होगी, फ्लक्स कटिंग होने के बाद करंट फ्लो करेगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट फ्लो करेगी, एमएमएफ आएगी, एंड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ स्टेटर रोटेटिंग एमएमएफ एंड रोटर एमएमएफ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड. तो यू कैन सी इन दोनों का जो फेजर होगा दिस विल बी आई, जो आप करंट इधर सप्लाई दे रहे हैं, और इस तरह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, दिस एंगल इज फाई. इस तरह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और मोटर हमारी रोटेट करेगी. सो नाउ व्हाट विल बी द स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक. अगर हम स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो कैसी होगी? यू कैन सी, देखो अगर मेन वाइंडिंग की वजह से हम सिर्फ देखें तो मेन वाइंडिंग की वजह से कैसी आनी चाहिए? लाइक दिस, मतलब इट विल बी लाइक दिस, इस तरह से आती, कोई भी यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होती, स्टार्टिंग टॉर्क हमारी जीरो आ जाती. और अगर मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों आपने लिया है तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग के वजह से भी स्टार्टिंग में हमारी, दोनों को लेने पे हमारी टॉर्क होगी. देखो नाउ, तो अब जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो कुछ यूं हो जाएगी. सो दिस विल बी डॉटेड, आप इसको डॉटेड कर लेना, दिस विल बी डॉटेड. दिस इज अलोन मेन वाइंडिंग, ये सिर्फ मेन वाइंडिंग का है, एंड दिस इज ड्यू टू मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग, मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग. हियर स्लिप इज 1, स्लिप इज 0, स्पीड 0, स्पीड ns, ठीक है, एंड दिस इज टॉर्क. सो दिस विल बी द स्टार्टिंग टॉर्क. यू कैन सी दिस इज द स्टार्टिंग टॉर्क. ये डॉटेड लाइन है, ठीक है, और ये भी डॉटेड लाइन है, यहां से इस तरह से आएगी, फिर ये इस तरह से. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड और स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. जिस तरह से हम स्टार्टिंग मेथड यूज करते हैं, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, जिस तरह से आप स्टार्टिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे उसी हिसाब से मोटर का नाम होता है. सो हियर वी आर स्प्लिटिंग द फेज को हम स्प्लिट कर रहे हैं, सिंगल फेज को हम 2 फेज बना रहे हैं, तो इसको हम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर या रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी कहते हैं, ठीक है. सो कैन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, जो हमारी कैन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन? यस, वी कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. आप चाहे मेन वाइंडिंग चाहे ऑक्सिलरी वाइंडिंग, दोनों में से किसी एक के करंट को या किसी एक की कॉइल के डायरेक्शन को अगर आप रिवर्स कर दो तो जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है इट विल बी रिवर्स्ड. सो इसके हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिवर्स कर सकते हैं. अब जो यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस होती है, हियर स्टार्टिंग टॉर्क इज 1.5 to 2 times ऑफ द रेटेड रनिंग टॉर्क. तो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा हमारी इसमें नहीं प्रोड्यूस होती है. सो दिस इज द स्प्लिट फेज मोटर. नेक्स्ट वी स्टार्ट, जो दूसरा हमारा मोटर है, सेकेंड इज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर. अच्छा, एक चीज और, यहां पे हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच लिया है. व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच? देखो, व्हेन मोटर स्पीड्स अप, जब टॉर्क प्रोड्यूस हो गई, जैसे जैसे मोटर स्पीड अप होगी, when its speed reaches 50 to 60% of its rated speed, 50 से 60% of rated speed पे पहुंचता है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच हियर इज अ मैकेनिकल स्विच, ये एक मैकेनिकल स्विच है, ठीक है. एंड जैसे ही यहाँ पे सफिशिएंट फोर्स प्रोड्यूस होगी, सो ये जो कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाएगी. जैसे ही यहाँ पे एक सफिशिएंट फोर्स प्रोड्यूस होगी, ये जो कॉन्टैक्ट है सेंट्रीफ्यूगल स्विच की, ये ओपन हो जाएगी, एंड द ऑक्सिलरी वाइंडिंग is disconnected from the supply and motor runs with the main winding. बात समझ में आ गई? तो जैसा आपने शुरू में देखा था, मैंने आपको यहां बताया था कि if we give a spin, हम अगर इसको एक स्पिन दे दें,
किसी भी एक डायरेक्शन में हमने इसको घुमा दिया, स्पिन कर दिया, तो क्या होगा, द मोटर विल स्टार्ट टू रोटेट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहां हमने क्या किया, ऑक्सिलरी वाइंडिंग की मदद से वी हैव प्रोवाइडेड अ स्पिन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड द मोटर विल स्टार्ट टू रोटेट इन दैट डायरेक्शन। व्हेन द स्पीड ऑफ मोटर रीचेस 50 to 60% ऑफ इट्स रेटेड स्पीड, द सेंट्रीफ्यूगल स्विच बिकम्स ओपन। अपने आप ये ओपन होता है, हम इसको नहीं करते हैं बिकॉज दिस इज अ मैकेनिकल स्विच, एंड ड्यू टू दिस स्विच जो हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, दिस इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड द मोटर स्टार्ट्स टू रन विद द मेन वाइंडिंग। सो दिस इज द बेसिक थिंग। नाउ नेक्स्ट इज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट में क्या करते हैं, चीजें वही है, बस जो मेन चीज है जहां पे हम चेंज कर रहे हैं वो हम क्या करते हैं कि इसके साथ वी ड्रॉ द डायग्राम। अच्छा, आप इसमें रेजिस्टेंस इंडक्टेंस दोनों दिखा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। This is the centrifugal switch. Here this will be auxiliary winding, और यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर लगा लिया। ओके, एंड हियर दिस इज स्क्विरल केज रोटर जो कि शॉर्ट सर्किटेड है। ओके, तो यहाँ हमने एक कैपेसिटर लगा लिया है CS। दिस इज मेन वाइंडिंग, ये हमारी मेन वाइंडिंग है, एंड दिस इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग। सिंगल फेज सप्लाई आपने दिया है। नाउ यू सी व्हाट हैपेंस, जैसे ही आपने कैपेसिटर लगाया है तो अब जो ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग की करंट है, तो अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऑब्वियस इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा थी ही, तो अब जो और साथ में आपने कैपेसिटर लगा दिया है, तो जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इट विल बी लीडिंग, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट IA है इट विल बी लीडिंग द सप्लाई वोल्टेज, एंड जो मेन वाइंडिंग है ये हमारी जैसी थी वैसी रहेगी। ठीक है, नाउ द फेजर डायग्राम बिकम्स, ये हमारी voltage, auxiliary winding current will come like this, ये हमारी auxiliary winding current हो जाएगी, and where will be the main winding current, और जो main winding current है वो जैसा था हमारा कुछ, this is the main winding current। ठीक है, and here this is the resultant, ये हमारा resultant I है, ये हमारी I current है, और कुछ इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। now this is the phase displacement। तो जो ये फेज डिस्प्लेसमेंट है ये एग्जैक्टली 90 नहीं होती है, एग्जैक्टली 90 नहीं होती है, बट करीब करीब 90 होती है। एग्जैक्टली 90 नहीं होती है, बट करीब करीब ऑलमोस्ट ये 90 होती है। तो इससे क्या होता है कि नाउ यू सी, जो अब यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग, इन दोनों, ये दोनों स्पेस में 90 डिग्री डिस्प्लेस ऑलरेडी हैं, और टाइम फेज में भी अब इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो करीब करीब 90 पहुंच गया। सो इट विल प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म टॉर्क, ये ज्यादा यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस करेगा कंपैरिजन टू